का नाम क्या है बाबू? तो कहेंगे सर इस चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत, है ना। बाल बाल गोविंद बाल गोविंद भगत, ठीक है बाबू। और इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो कहिएगा सर इसके लेखक जो है हम याद करवाए थे भगत, तो कहिएगा सर राम वृक्ष बेनीपुरी, है ना। तो इसको सिंपल से हम लोग लिख देंगे राम वृक्ष बेनीपुरी, है ना। राम वृक्ष बेनीपुरी लिख देंगे, ठीक है। तो ये बेहतरीन अंदाज में आप लोगों को लिए क्लियर है इसका लेखक कौन है और ये क्या है, हम लोग ये भी देखेंगे, ठीक है। बेनीपुरी, ठीक है। आगे की ओर बढ़ेंगे बाबू, ये क्या है ना, ये क्या है? तो कहिएगा सर ये आप बताए थे, ये जो है ये क्या है? तो ये रेखा चित्र है और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में। अभी रेखा चित्र किसे कहा जाता है ये भी आप समझ जाइएगा आसान अंदाज में। ये क्या है बाबू? तो ये रेखा चित्र है ना। ये क्या है? ये रेखा चित्र है, ठीक है। ये रेखा चित्र है बाबू। हम बात करेंगे कि पहले रेखा चित्र किसे कहते हैं, है ना। और इस चैप्टर में बाल गोविंद भगत जो है क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सारी चीज हम लोग समझेंगे, क्लियर है ना। एक बार बता देंगे कि सभी लोग किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन अंदाज में सभी लोगों को तो समझ में आ रहा होगा और इस राइटर के नाम आपको याद भी होगा, क्लियर है। बाल गोविंद भगत और इसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी, है ना। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे और बेहतरीन अंदाज में इस चैप्टर को शुरू करते हैं और समझ में भी आएगा। सबसे पहले बाबू रेखा चित्र किसे कहते हैं इसको समझा देते हैं आपको, तो समझ में आ जाएगा, है ना। रेखा चित्र किसे कहते हैं तो आपको समझाने के लिए हम आपको एक अच्छा सा मिसाल दे रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में समझ जाइएगा, ठीक ना। रेखा चित्र किसे कहा जाता है? रेखा चित्र उसे कहा जाता है जैसे किसी के अगर इस बारे में इसको लिख कर बताया जाए, जिस व्यक्ति के बारे में उसका शक्ल नजर आ जाए, उसका चेहरा सामने नजर आ जाए, उसे ही क्या कहा जाता है? रेखा चित्र कहा जाता है। मिसाल के तौर पे आप लोग 4-5 दोस्त हैं, ठीक है। आपके कोई दोस्त पतले हैं, कोई दोस्त गोरे होंगे, कोई दोस्त काले होंगे, कोई दोस्त सांवले। काले बोल दिए तो गलती की है, क्योंकि इंडिया में लोग काले है ही नहीं, है ना। एक बार कस के अगर पाउडर मार लिए तो काले का नाम तो इंडिया में है ही नहीं, है ना। तो इंडिया में लोग काले नहीं है, जैसे कि आपको बताए थे रंगभेद में महात्मा गांधी के बारे में, तो वहां भी जिक्र किए थे कि इंडिया में लोग काले नहीं है, इंडिया में लोग सांवले हैं। एक बार जहां कस के अगर पाउडर मार लिए तो बस काले भी गोरे हो जाते हैं, तो इंडिया में लोग काले नहीं है। तो रेखा चित्र बाबू समझने की कोशिश कीजिएगा कि 4 दोस्त आप लोग हैं और 4 दोस्त में कोई एक पतला है, कोई एक मोटा है, कोई एक चश्मा पहनता है ना। तो मान लीजिए कोई एक पतला है, ठीक है, और उसका रंग सांवला है। उसके बारे में लिखते हैं कि एक हमारा दोस्त है जिसका रंग सांवला है, वो पतला है, जब भी चलता है तो तेजी से चलता है और जब भी आता है तो 2 कदम पहले पीछे आता है। मतलब उसके बारे में ऐसा चीज उसको लिख कर जाहिर कर दीजिएगा, उसे ही क्या कहा जाएगा? रेखा चित्र कहा जाएगा। मतलब किसी दोस्त के बारे में उसका ऐसा नेचर लिखिएगा कि उसका जो स्केच यानी फोटो सामने आ जाए, उसी को क्या कहते हैं? रेखा चित्र कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बाबू? रेखा चित्र कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपने दोस्त को इर्द गिर्द देखेंगे और लिख के किसी दोस्त के बारे में दोस्त को देंगे, कहोगे पढ़ो ना, और उसका नाम पता मत लिखिएगा, खाली उसका रवैया लिखिएगा, उसका शक्ल सामने आ जाएगा, वो दोस्त आपको पहचान लेगा। क्या पहचान लेगा? कहेगा कि जी सर ये जो है ना ये क्या है? ये रेखा चित्र है। मतलब ये इस दोस्त का ये जो ना बारे में बताया गया है। तो उम्मीद है कि आप जो है ना रेखा चित्र समझ गए होंगे, बेहतरीन अंदाज में रेखा चित्र आपको आ गया होगा। और इसमें रेखा चित्र में बाल गोविंद भगत बाबू आपको बता दे कि बाल गोविंद भगत जो है ना इसमें जब पढ़ाएंगे तो लगेगा कि 60 से ऊपर हैं, गोरे चिट्टे हैं और काली कमली ओढ़ते हैं, तो आपको एक शक्ल नजर आ रहा होगा कि हाँ ऐसे हो सकते हैं, 60 से ऊपर ऐसे व्यक्ति होते हैं, गंगा स्नान के लिए जाएंगे, गीत को गाएंगे, तो आपके मन में एक जो है ना चित्र बनेगा, कहिएगा ये ऐसा व्यक्ति हो सकते हैं, है ना। आपको कुछ भी अगर हम इस तरह का बनाए चित्र, इस तरह का बनाए, इस तरह का बनाए, इस तरह का बनाए, अगर इस तरह से दे दे तो समझ जाइएगा कि इसका मन क्या है ना। अगर हम एक और चित्र बनाए, एक और चित्र बनाए, अगर हम इसका इस तरह से कर दे तो आप समझ जा रहे हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब ये चित्र से पता चल रहा है, इस चित्र से पता चल रहा है कि ये उदास है व्यक्ति, ये मुस्कुरा, मतलब कि भावनाओं जो है आपको समझ में आने लगेगा और बेहतरीन अंदाज में आप समझ में भी जाइएगा कि हाँ सर रेखा चित्र क्या है। क्लियर है? हाँ, बेहतरीन अंदाज में आप लोग समझ गए और कोई दिक्कत किसी तरह का नहीं है। हाँ, बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएंगे और विधा में रेखा चित्र हो जाएंगे। क्लियर है? राम वृक्ष, हाँ वो अच्छा, ये वाला जो है, ये वाला जो है ना, ये वाला आप कर रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ इस तरह से रहेगा राम वृक्ष बेनीपुरी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं और आसान अंदाज में समझ जाइएगा। ये तो चीज हम लिख दिए, चैप्टर 4 है, रेखा चित्र है, रेखा चित्र समझ में भी लिए। अब आगे बढ़ते हैं, जरा शुरू करते हैं, है ना। हम तो बताने को इस रेखा चित्र को 5 मिनट के अंदर बता देंगे, लेकिन जो आपका बुक में है थोड़ा सा आपको पढ़े, है ना, बताएं तो अच्छा लगेगा और साथ साथ बहुत ही अच्छा समझ पाइएगा। सुनिए बाबू, राम वृक्ष बेनीपुरी रेखा चित्र
बाल गोविंद भगत धर्म के इस मर्म का उद्घाटन करता है कि धर्म पालन आडंबरों या अनुष्ठानों के निर्वहन में नहीं बल्कि आचरण की जो है ना पवित्रता एवं शुद्धता में है। मतलब कह रहे हैं कि जो आडंबर होते हैं वो मानते हैं कि अगर ऐसा चल रहा है तो ऐसा ही चलेगा, अगर हमारे पिता ऐसा किए हैं तो ऐसा ही हम लोग करेंगे, बल्कि वो शुद्धता नहीं है। शुद्धता किसमें है कि जब एक इंसान पवित्रता है उसके अंदर, वो सच बोलता है, झूठ को नहीं पालन करता है, वो है नायक बाल गोविंद भगत। गृहस्थ है, गृहस्थ कहते हैं आप लोग जान रहे हैं खेती करने वाले को, है ना। उनकी वेशभूषा जो है मतलब दिखाई देते हैं वो कैसे साधुओं जैसी नहीं है, मतलब उनका वेशभूषा साधु जैसा नहीं है, लेकिन उनका दिनचर्या और निर्णय मनुष्यता की सच्ची और सही परिभाषा रचने में सहायक है। इस पाठ के माध्यम से आप एक नई गद विधा रेखा चित्र की विशेषताओं और रूप से भी परिचित होंगे। मतलब कहना यह है कि जैसे बाल गोविंद भगत के बारे में आपको पढ़ाएंगे तो आपको पूरा बिल्कुल समझ में आएगा, और बिल्कुल ऐसा जैसे कि आपको एकदम कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि सर हमको समझ में आ गया, और इसमें जो है ना आपको समझाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में आप समझ जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और बेहतरीन अंदाज में जो है ना आप समझ भी जाइएगा इसको। ठीक है जी उस्ताद जी, जी उस्ताद जी। चलिए आदर्श, हाँ बिल्कुल, क्या नहीं बाबू, एक बार समझाना एक बार बता दीजिएगा। ठीक है चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ आगे की ओर बढ़ते हैं और सुनिएगा तो रेखा चित्र आपको बेहतरीन अंदाज में समझ में आएगा। तेजी से हम लेकर चल रहे हैं और फिर आपको ऐसे कहानी की तरह भी बता देंगे। थोड़ा सा आपके जो किताब में हम लोग पढ़ते चल रहे हैं समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, सुनते रहिए। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। एक बार सभी लोग लिखेंगे कि उनका उम्र जो है 60 से ऊपर है। ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे, जहां जहां आपको बोलेंगे वहां कमेंट कर देना, इससे होगा ये फायदा कि आपको याद हो जाएगा। ठीक ना, तो लिख देंगे 60 से ऊपर है। क्लियर है? मतलब एक आदमी है जिनका कद मंझोला है, वो गोरे चिट्टे हैं और उसकी उम्र जो है 60 से ऊपर के ही है, मतलब 60 साल के ऊपर होंगे। ठीक है, बाल पक गए थे। अब आप इमेजिंग कर रहे हैं, अब आप इमेजिंग कर रहे हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति है जो एक तरह से कहिए ना कि चश्मा लगाए हैं और इनका जो है ना बाल जो है पके हैं, बाल पके हैं, और ये जो है कितने साल के हैं तो ये 60 से के ऊपर है ना। और लंबी दाढ़ी है और इनकी दाढ़ी भी जो है लंबी लंबी है ना। जटा जुट तो नहीं रखते थे किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता है। मतलब बाल जो थे सफेद थे, कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, मतलब कमर में एक लंगोटी मात्र, मतलब आप समझ सकते हैं पूरा बदन खाली, और जो ढकना चाहिए वही पहनते थे। सिर में कबीरपंथी की टोपी, है ना, कनपटी कह सकते हैं, कबीरपंथी की किसी जो है ना कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता तो एक काली कंबली, मतलब इनके वस्त्र पे कपड़ा नहीं है। एक व्यक्ति के बारे में इमेजिन कर सकते हैं कि उनका बाल पका हुआ है ना, वो 60 से ऊपर है और उनके दाढ़ी है और वो काली कंबली, कपड़ा वस्त्र नहीं पहनते, ओढ़े रहते हैं। मस्तक पर जो है ना महेश चमकता हुआ राम नंदी चंदन, मतलब ये टीका भी मारे रहते हैं लंबा सा, ठीक ना, जो नाक के एक छोर से, अब देखिए जो ये नाक है यहां से भी जैसे औरत मारती है टीका, छोर से ही औरतों की तरह टीके तरह शुरू होता है। गले में तुलसी के जड़ों के एक पेडौल बांधे रहते हैं। मतलब ये आप आसानी से समझ रहे होंगे, है ना। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु है, मतलब ऊपर की जो तस्वीर आप दिखे उससे नहीं माना जा सकता है कि वो क्या थे, साधु थे। आगे की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल गृहस्थ यानी खेती करना, उनकी गृहिणी तो मुझे याद ही नहीं, उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा था, थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। साफ सुथरा मकान भी था किंतु खेती बाड़ी करते थे। मतलब पता चला गृहस्थ के गृहिणी मतलब घर का काम और खेती बाड़ी भी, परिवार रखते भी थे। बाल गोविंद भगत साधु थे, और साधु थे कि सब जो है ना परिभाषाओं से खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे। ये जो कबीर को क्या मानते हैं, साहब, उन्हीं के गीतों को जो है ना गाते और उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते। ये बहुत एक अच्छा पॉइंट है ना, कभी भी क्या करते हैं, झूठ को नहीं बोलते थे। ये एक जो है क्या है, अच्छी आदत है। और सभी लोग कमेंट किए हैं, बिल्कुल बेहतरीन बात है। और ये कमेंट करने वाले बच्चे ही क्या करते हैं, टॉप करते हैं। इससे उन बच्चों के माइंड में घूमता रहता है सवाल, और बच्चे जब कमेंट करते हैं तो इससे फायदा ये होता है बच्चे को याद हो जाता है। तो खराब व्यवहार रखते थे, झूठ नहीं बोलते थे, मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। किसी भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते। एक ऐसा व्यक्ति जो झूठ नहीं बोलता है, काली कमली ओढ़े, के बदन पे एक सिर्फ तन पे कपड़ा, है ना, उनका उम्र 60 से ऊपर, समझ में आ रहा होगा। झगड़ा मोल लेते, किसी चीज में जो नहीं, किसी चीज नहीं छूते, ये बड़ा एक अच्छी बात है। आजकल लोग झगड़ा फसाद का जड़ यही है ना, कि कोई वहां सामान रखा है, उसका सामान वो ले लिया तो ये ले लिया तो वो ले लिया, तो झगड़ा फसाद हो जाता है। तो आप भी कोशिश करेंगे कि बगैर पूछे किसी का सामान मत लीजिए, है ना, नहीं छूते ना, बिना पूछी व्यवहार में लाते। अब हम लोग को भी बकबक करने की आदत होता है, जब तक आपसे किसी से कहा ना जाए आप बोले, है ना, आप मत बोलिए, है ना।
इस नियम को कभी भी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, मतलब वो सोचने पर एक तरह से मजबूर हो जाते और वो सोचते कि क्या इनकी चाहत है। कभी वो दूसरों को जो है ना खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते, मतलब होता है ना कि पहले गांव घर में शौच के लिए लोग बाहर जाते थे तो दूसरे के खेत में नहीं बैठते थे, वह गृहस्थ थे, लेकिन उन सब चीज जो है ना साहब की थी, मतलब कबीर की। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसको साहब के दरबार में भेंट के रूप में रख लिया जाता, मतलब ये कबीर को जो साहब मानते खेत में से लाते और लाकर सीधे इनको देते प्रसाद के रूप में। जो उनको उसे घर वाले मिलता वो क्या करते उसके घर लाते और उसी में गुजर करते थे। मतलब जो है ना इनको बताया गया कि ये इनके पास साहब के दरबार में थे और जो इनको अच्छा लगता था बेहतरीन अंदाज में उसी को लाते थे और क्या करते थे बाबू, और झूठ नहीं बोला करते थे और बगैर किसी के पूछे सामान नहीं छूटते। क्लियर है सर? उनका एक फोटो बताइए ना उस्ताद जी। अब कैसे बताएं उस्ताद जी आपको फोटो दिखाए तो कि एक आदमी है, इमेजिन कीजिए ना, खुद इमेजिन कीजिए, हम आपको बताएं, खुद सोचिए कि एक व्यक्ति है जिसके बाल जो है ना गोरे चिट्टे आदमी है, वो एक तन पे लंगोटी बांधे रहते हैं, है ना, उनका उम्र 60 से ऊपर है। आप खुद में करके देखिए तो कहिएगा सर मेरे सामने तो एक अच्छा चित्र बना। हाँ, आगे की ओर बढ़ेंगे। सबके ऊपर में मैं तो मुग्ध था, उनके ये जो लेखककार है इन सब को देखते हुए मैं तो इनसे मुग्ध था। गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, मतलब ये पता चलता गाना गीत भी गाएंगे अभी। कबीर के वो सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकल कर सजीव हो उठते हैं, मतलब कबीर को ये अपना गाना गाते गीत को गाते। आषाढ़ की रिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हलचल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, मतलब खेत के बाद ये गांव घर, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, कितना अच्छा मंजर होगा। औरत कलेवा लेकर, कलेवा कहते हैं बाबू यहाँ, कलेवा का मतलब ये ना समझ लीजिएगा शादी के बाद जो कलेवा जाता है, कलेवा के माने यहाँ नाश्ता जो खाना आता है, औरत कलेवा लेकर पेड़ पर जो है ना बैठी है, मतलब नाश्ता पानी कुछ खाने की सामान। आसमान बादल से घिरा, धूप नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है, ऐसा मंजर आप समझ सकते हैं। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार, मतलब लेखक कह रहा है कि एक धान की खेती हो रही है, वहां औरतें अपने अपने जो है ना काम करने वाले के नाश्ता पानी ले गए हैं और समय पे जो है ना एक स्वर तरंग, कवि कह रहे हैं कि एक स्वर तरंग में झंकार सी उठी है। क्या है, क्या कौन है, ये पूछना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े पड़े हैं। क्लियर है? बेहतरीन अंदाज में आपको तो समझ में आ रहा होगा और कोई भी दिक्कत भी नहीं। आगे की ओर बढ़ते हैं इस लाइन में और बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने, है ना, खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बैठा रही है ना, उनका कद एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ा रहा है, मतलब एक तरह से गाना भी गा रहे हैं। कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ की इस पृथ्वी मिट्टी पर जो है ना खड़े लोगों के कानों की ओर जो है ना बच्चे खेलते, मतलब ऐसे गाते, नीचे वाले लोग भी सुनते हैं, उनका स्वर भी जाता है ना। झूम उठते, पेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती है, मतलब ऐसे ही गाते। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। आओ, मतलब जब ये गाते तो हर एक लोग जो है ना झूमने लगते, गाने लगते बेहतरीन अंदाज में, और एक तरह से क्या कहा जाए तो सभी लोगों के कानों में इनका आवाज जाता, ठीक ना सर? गांव का मजा ही कुछ। भादों की वह अंधेरी अंधेरी रतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं कहा, वह किंतु अब झिल्ली को झनकार या दादुरों कर कर, मतलब कह रहे से बाल गोविंद भगत के संगीतों को अपने कुलहाल में नहीं सकती। उनकी खजड़ी ढिमक ढिमक बज रही है, जो उनके बजाने वाले हैं बज रहे हैं, टर टर की तरह सब जो है ना, जो नहीं बोलते हैं, देखते हैं झिंगूर वगैरह, वो बज रही है और इनका भी जो है ना, और वे गा रहे हैं और वे गा रहे हैं। कौन सा गाना था भाई? ये गाना देखिए अजब सा लिखा हुआ है। ये गाना था, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चीव उठे ना, मतलब इस को गाने को गाते थे, है ना। ये बाल गोविंद भगत देखिए कौन से गाने को गाते, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चीव उठे ना, है ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है किंतु वह समझती है कि वह अकेली, मतलब ये गीत को गाते, चमक उठती है, चिहुक उठती है कभी, है ना, कभी रुकती है तो कभी चमकती है। भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौन उठने वाली तरह किसका चौंका देते हैं, मतलब बाल गोविंद जो है ना किस गाते, गाना गाते, जैसे लग रहा है कि औरतों को फीलिंग महसूस हो रही है, मतलब वहां कभी चिहुक जाती है तो कभी चमक जाती है, इस तरह के बताते। अब सारा संसार निस्तरता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, मतलब जब सभी लोग सोते तब से गाते, जागा जगा रहे हैं तेरी गठरी में लगा चोर का मुसाफिर, जाग जरा जाग गठेरी
लगा फिर जागना ते गठरी। हाँ, इस तरह के ये गाने को गाते गाने वगैरह जो था मतलब जो कह सकते हैं कि जो समझ आता लोगों को समझाते। कार्तिक होगा यहाँ, कार्तिक आया नहीं मतलब किस मंथ का बात था तो कार्तिक का था, है ना। नहीं, बाल गोविंद भगत की प्रभावतियां शुरू हुई और जो फागुन तक चलती चला करती, तो में वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जमकर वह नदी स्नान जाते। गांव से 2 मील, है ना, 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के भीड़े पर जो है ना, भीड़े पर तरह से कहते हैं, भीड़े पर जो है ना अपनी खंजड़ी को लेकर जा बैठते, मतलब जो घाट वगैरह होता होगा पोखरे का, है ना, वहां 2 मील दूर वहां से बैठते और अपने गाने को टेरने लगते हैं। मैं शुरू से ही देर तक सुनने वाला हूं, किंतु आग की हाथ किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत पोखरे पर ले गया था। मतलब इतना ठंड होने के बाद भी वो गाने को गाते, है ना, और किटकिटा जैसे मतलब नहीं लगता है कि बहुत ही है ना एकदम ठंड आ रही है, बिल्कुल क्लियर है, सभी लोगों को क्लियर है, आवाज आ रहा है। सही है, आ रहा है अब, ठीक है। हाँ, एक बार बताएंगे सभी बच्चे, क्लियर है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम समझा देंगे, टेंशन ना लीजिए, उतना दूर समझ में आ रहा होगा और फिर से अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सभी लोग कहेंगे कि साउंड प्रॉब्लम तो ठीक हो गया होगा, क्लियर है, अब किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। हाँ, अब आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको आखिरी में समझ में भी आएगा, ऐसे खड़े होकर बता देंगे, ठीक ना, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। अब आवाज क्लियर हो गया होगा। आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, हाँ पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी जो है ना लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बागीचा घर सब कुहासा छा रहा था, है ना, सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस जो है ना रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली, मतलब जो है ना ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी उंगलियां खंजड़ी में पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते कि इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। मतलब होता है ना, गाते गाते जो है ना एकदम बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में आया और एक लगता है कि अब खड़ा हो जाएंगे, और गाते गाते खड़ा हो गए और इस तरह से जो है ना बताते लोगों को कि गा कर, और ठंडी जो है ना पूरब की तरफ बैठते। अभी पूरा समझ में आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक आती, काली कमली, याद रखिएगा कौन से कमली, काली कमली। मैं जाड़े से कपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी सांझा उस जो है ना भरी शाम को भी शीतल कर देती थी। अपने घर के आंगन में वो आसन जमाए बैठते। ये सवाल आएगा कि बाल गोविंद भगत जो है ना कहाँ आसन जमाए बैठते, तो घर के आंगन में आसन जमाए बैठते। और गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, मतलब जब अपना आसन बैठाते, सुनाते गीत तो बैठ के इस तरह से करते और आसन अपना लगाते, तो सभी लोग आ जाते। गांव के जो है ना उनके कुछ प्रेमी जो उनसे प्रेम करते जुटे जाते, खंजड़ियों और कर तालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत
भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती, धीरे धीरे ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित जो है ना गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन में भी ऊपर उठने लगते, धीरे धीरे मन तन पर भी हावी हो जाता। मतलब देखिए बाल गोविंद भगत पहले जो है ना धान के खेतों है ना पोखरे के घाट वगैरह पे बैठ के गाते, फिर अब घर में आसन भी जमाए बैठते, काली कंबली ओढ़े रखते, 60 से ऊपर है उनके जो है ना, काली ठंड में भी वो एक वस्त्र पहनते, ऊपर से काली सिर्फ कंबली ओढ़ते। शॉर्टकट में आपको समझा देंगे अभी 2 मिनट में, ठीक ना, सुनिए जरा। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी के लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सब तन और मन नृत्यशील हो उठते। मतलब डांस, नृत्यशील मतलब एक तरह से जो उनका शरीर था जैसे लग रहा है कि वो डांस जो है ना कर रहे हैं। सारा आंगन नृत्य मतलब नाचना और संगीत से ओतप्रोत है। मतलब आंगन में जो भी लोग जो है ना, वो एक तरह से कहा जाए कि मतलब जो प्रोग्राम होता है तो लोग इससे नाचते बजाते। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा। बताइए, उनका बेटा मरा, एक तो बीवी का कुछ पता नहीं है, यानी उनके जो है प्रेमिका का एक तो पता नहीं है, लेकिन इनका बेटा और पतोहू था, एक लौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोदा सा था। मतलब बोदा उसे कहते हैं जो कम बुद्धि वाला हो, किंतु है ना इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। इनका कहनाम था कि जिसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास अकल नहीं है, क्या होगा बाबू, उनको जो है ना बाल गोविंद भगत और मानते थे, और उनको बहुत मानते थे बाल गोविंद भगत, ठीक ना। हाँ, आगे की ओर बढ़ेंगे बाबू। समझ में ऐसा आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। देखिए जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं उनको कोई प्यार नहीं करता, समझते हैं कि वो लोग है वो कम बुद्धि वाला है, बुद्धू है। लेकिन बाल गोविंद भगत को मानना है कि नहीं, उनसे ज्यादा प्यार किया जाए, उनसे मोहब्बत किया जाए। बड़ी साध से उसकी शादी कराई है ना, बेटे को अपने शादी कराई, और पतोहू के ही सुभग और सुशील मिली थी। मतलब अपने बेटे के शादी कराए, पतोह इतनी अच्छी मिली थी है ना, सुशील थी, घर की पूरी प्रबंधिका, मतलब जो चीज होना चाहिए। भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से नृत्य कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, बीमार हो गया बेटा, इसकी खबर रखने की लोगों को कहां फुर्सत थी। मतलब जो लोग थे वो अपने अपने कामों में मस्त थे, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। मौत ही एक ऐसी चीज है जिससे आप नहीं बच सकते। लाख गुना जो है ना आप बचने की कोशिश कीजिए, लेकिन मौत से आप नहीं बच सकते हैं। मौत एक दिन आएगी ही आएगी। चलिए सर, आपकी स्माइल हमें बहुत अच्छी लगती है, ले लीजिए, ले लीजिए स्माइल को, ले लीजिए आप। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। देखिए कुतूहलवश उनके घर आ गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा था, यानी इनके बेटे मर गया। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा रहे हैं। फूल और तुलसी दल भी सिहराने एक चिराग जला रखे हैं, और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। देखिए कोई ऐसा होता है कि बेटे मर जाए और लोग गीत गाए, ये देखिए कैसा है बाल गोविंद भगत जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, यानी उनका जो गाने का एक रवैया था। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं और गाते गाते कभी कभी पतोहू को भी नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। क्यों कहते? बेटा मर गया है और ये कीर्तन कर रहे हैं, बेटा मर गया है और ये कीर्तन कर रहे हैं, गाए जा रहे हैं। और पतोहू जो है वो भी जो है ना रो रही है, तो उसको भी मना रहे हैं, कह रहे हैं कि आप भी जो है ना उत्सव मनाओ, रो मत। देखिए जरा आगे बढ़िए। आत्मा जो है परमात्मा से परमात्मा के पास चली गई। इनका मानना है, कौन कहता है कि मोमिन मर गया, मौत से छूटा वो अपने घर गया। मतलब कहना है कि आत्मा जो है वो परमात्मा के पास चली गई। बिरहिणी जो है अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद का कौन बात है। मैं कभी भी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा मृत्यु पर विजयी होता है। मतलब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि एक ना एक दिन तो सबको मरना है। और कौन लोग कह रहे हैं कि मौत जो है किस किस को नहीं आएगी, एक ना एक दिन सभी को मर जाना है, चाहे आप हो या हम हो। ये जरूरी नहीं है कि बूढ़े होंगे तभी आप मरेंगे, ये मरना जीना आपके हाथ में नहीं है। और बाल गोविंद भगत जो है देखिए अभी ये जिंदा है और इसका बेटा मर गया।
पतोहू रो रही है और ये कीर्तन कर रहे हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे बाबू। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई। देखिए लोग उस जमाने में जो है ना पतोहू से आग या औरतों से आग दिलाना कुछ इस तरह के समझते थे कि नहीं दे सकती, लेकिन इन्होंने क्या किया कि नहीं, आडंबरों को नहीं, ये कहेंगे कि नहीं पतोहू ही आग दिलाएगी, और पतोहू से ही जो है ना पतोहू से अपनी आग दिलाए उसकी बेटों को। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई बुलाकर उसके साथ कर दिया यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर जो है ना कहती है मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा। वो कह रहे हैं कि तुम चली जाओ, अपना जिंदगी बना लो, शादी कर लो, लेकिन ये पतोह जो है पतोहू सोच रही है कि आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, बीमार पड़ेंगे तो कौन आपको जो है ना एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूं, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। बाल गोविंद भगत का कहना था कि मैं तो गीत गाने वाला दीवाना हूं और इधर से उधर आ सकता हूं, जा सकता हूं, है ना, लेकिन बात यह है कि मेरी जिंदगी इधर उधर है, इसीलिए तुम जाओ अपना शादी कर लो और शादी करके तुम अपना खुश रहो और ये फैसला मेरा अटल है। वो कहती कि मैं चली जाऊंगा तो आपको खाना कौन बनाएगा और किस तरह से जो है ना सारी चीज को मैनेजमेंट कर पाइएगा आप अकेले, है ना, पानी कौन देगा। तो कह रहे कि नहीं मेरा ये फैसला अटल है, आप चली जाओ, दूसरी शादी कर लो भाई के साथ, तू जा नहीं तो कह रहे मैं चली जाऊंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। मतलब आप समझ रहे हैं इस चीज को कि बाल गोविंद भगत मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान के लिए भी जाते थे, है ना, जाते स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागत की ओर लोग दर्शन पैदल ही जाते। करीब 30 कोस, कितना कोस गंगा स्नान करने जाते बाबू, एक बार सभी लोग कमेंट में करेंगे कितना कोस जाते, सभी लोग करेंगे, हम बार बार लिख रहे हैं कितना, 30 कोस। जल्दी लिखेंगे कि कितना कोस, 30 कोस गंगा थी। साधु को संबल लेने का जो है ना क्या हक, और गृहस्थ किसी के भिक्षा क्यों मांगे, अतः घर खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। मतलब एक बार खा के जाते तो घर ही आकर खाते, रास्ते भर खजड़ी बजाते गाते, प्यास लगती जो है ना पानी पी लेते, 4-5 दिन आने जाने लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वह वही मस्ती करते। अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवान जो है ना जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत सुधरी नहीं और थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत छोड़ने वाले नहीं थे। वह दोनों जुन गीत जो है ना, जुन के गीत में जो है ना गीत स्नान ध्यान खेती बाड़ी देखना दिन को छींचने लगे। लोगों ने नहाने धोने से जो है ना मना किया बाल गोविंद भगत से कि आपका तबीयत ठीक नहीं है, नहाइए धोइए नहीं, आराम करनी करिए, लेकिन ये क्या करते, किंतु हंस हंस जो है ना कर टाल देते रहे। और उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे धागा टूट गया हो, माला का एक जो है ना दाना बिखर हुआ हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। मतलब समझ रहे हैं कि जिस चीज को आदत पड़ जाए वो सुनाई ना दी तो लोग सोचते हैं क्या हुआ, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर, मतलब लग रहा है कि सिर्फ उनका हड्डियों और जो है ना पंखुड़ी बची है बक, और कुछ नहीं है। बाल गोविंद भगत वहीं चले गए, यानी बाल गोविंद भगत का मृत्यु हो गया। अब शॉर्ट कोट में कैसे सुनेंगे, 5 मिनट सुनिए जरा, क्लियर है। सभी लोग तो 30 कोस दे रहे हैं, क्लियर है, बेहतरीन अंदाज में, किसी तरह कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग समझ पा रहे हैं, आवाज भी क्लियर है और क्लियर अंदाज में आप लोग समझ भी पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू, और बेहतरीन अंदाज में आप 5 मिनट में समझिएगा ऐसे कहानी की तरह, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए बाबू, एक शख्स जिनका नाम बाल गोविंद भगत है ना, बाल गोविंद भगत, और बाल गोविंद भगत 60 से ऊपर है। बाल गोविंद भगत के बीबी वगैरह का तो पता नहीं थी, एक बेटा था जिसको शादी कर दिए थे, और पतोहू और बाल गोविंद भगत और उनका बेटा रहते। बेटा कहिए कि एक कम बुद्धि वाले हैं जिसको बहुत ज्यादा प्यार करते। बाल गोविंद भगत गीत को गाते और बाल गोविंद भगत गंगा स्नान के लिए भी जाते हैं। बाल गोविंद भगत का गीत ऐसा था कि जब वो गाते तो औरतें जो है ना धान की खेतों से लेके हर एक जो है सभी को सुनाई देता, और बाल गोविंद भगत जो है ना सभी को मुग्ध कर लेते। बाल गोविंद भगत का उस दिन जो देखा गया, एक तरह से कहा जाए कि बाल गोविंद का भगत का जो बेटा था वो मर गया, तब बाल गोविंद भगत जो है ना उस दिन कीर्तन करने लगे और कह रहे हैं कि मौत सभी को आनी है, मौत से कोई बच नहीं सकता है, और वो रोने की वजह कीर्तन कर रहे हैं। और उनकी पतोहू रो रही है तो उसको भी कह रहे हैं कि रो मत, आत्मा जो है परमात्मा से जाके मिल गई। तो बाल गोविंद भगत फिर उसके बाद पतोहू को बोलती है कि अपने भाई के साथ चली जाओ और शादी कर लो। बाल गोविंद भगत जो है काली कमली और ये ओढ़ा करते हैं, इनके बदन पर एक वस्त्र मात्र लंगोटी, गर्मी के दिनों में, और अगर ठंड आता तो काली कमल, और जाते हैं स्नान के लिए, वहाँ गीत को गाते है ना, सभी लोग मुग्ध बैठते आंगन में जो है ना अपना आसन जमाए बैठते। और कहा जाए
तो बाल गोविंद भगत जब उनका बेटा मर गया तो कीर्तन करने लगे और कहने लगे कि पतोहू को जाओ कि तुम शादी कर लो। बाल गोविंद भगत कहे कि नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। तो वो कह रही है कि नहीं, आपको छोड़कर कैसे जो है मैं जा सकती हूँ। बात ऐसा है कि आपको भोजन कौन देगा और आप पानी कौन देगा, ठीक ना। तो बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में आपको समझ में आ गया होगा। और बाल गोविंद भगत जब अकेले पड़ गए तो वो गंगा स्नान के लिए जाते आते गीतों को गाते, और एक दिन जब गीत नहीं सुनाई दिया तो सभी लोग समझ गए और जाकर देखे तो बाल गोविंद भगत भी मर गए थे, उनका पंजर बचा हुआ था सिर्फ। और लोग जब सोचे कि तो देखे कि तो बाल गोविंद भगत जो है नहीं रहे, मतलब बाल गोविंद भगत भी चल गए। हाँ, सब मिल जाएगा बाबू, 1-2 दिन रुकिएगा तो जो लोग आप इंतजार में हैं सब मिल जाएगा, ठीक ना। तो उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा और बेहतरीन अंदाज में समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव को लगा लेते हैं और आंसर सभी लोग देंगे। जरा आंसर सभी लोग लगा देंगे बाबू। बाल गोविंद भगत साहित्य की कौन सी विधा है? तो आप लोग कहेंगे सर ये कौन सी विधा है, और आप लोग लगाएंगे कहानी। तो नहीं है, ईदगाह जो है, देखिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ये ईदगाह जो है, ईदगाह क्या है बाबू? ईदगाह कहानी है ना। अगर बात करें उपन्यास तो आपको पढ़ना नहीं है, निबंध आगे पढ़ेंगे तो ये है नहीं। तो कुछ कुछ हम बताए थे कि जब आप आंसर निकालने सीखिएगा तो कहिएगा सर आंसर जब निकालने सीखेंगे तो हो जाएगा आंसर रेखा चित्र, और सभी लोग इसका जवाब भी दे रहे हैं। आप लोग पढ़ने का मौका और आपको समझने का मौका भी मिल रहा होगा, आंसर हो जाएगा रेखा चित्र। आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। सवाल नंबर क्या कहा जा रहा है? गर्मियों में बाल गोविंद भगत की संज्ञा उमस भरी, यहाँ उमस भरी होगा, उमस भरी शाम को भी जो है ना निर्मल स्वच्छ या शीतल कर देती है। आंसर लगाएंगे 2 नंबर का। समझ आ गया सर, कहानी बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा भी लगा, ऐसे आप समझाएं। क्लियर है? चलिए अगला सवाल, 2 नंबर का सवाल का पहले जवाब देंगे। सभी लोग जवाब दे रहे हैं, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पा रहे हैं 2 नंबर का। बिल्कुल, चलिए। और सभी लोग आंसर लगा रहे हैं 2 नंबर का। भाई क्या लगा रहे हैं? हाँ, 2 नंबर का सभी लोग लगा रहे हैं सी, और इनका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए कुछ कुछ मौका देके आगे बढ़ते जाएंगे। सवाल नंबर 3 क्या कहा जा रहा है? सवाल ये है कि जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर बाल गोविंद भगत कहाँ जो है ना ले जाते थे? तो कहिएगा सर ले जाते थे साहब के दरबार कबीर। तो देखेंगे यहाँ दोनों जो है ना आंसर आपको दिया हुआ है। कबीर के तो ही साहब मानते थे, लेकिन आंसर जब इस तरह से आए तो ज्यादा मारिएगा साहब के दरबार में, ठीक ना। कबीर को तो साहब मानते थे, तो साहब जब इसको माने तो साहब ही ज्यादा रहता है, तो साहब आंसर लगाइएगा। हमें उम्मीद है कि समझ गए होंगे। जाड़े में बाल गोविंद भगत किस रंग की कमली ऊपर से ओढ़े रहते हैं? जब हम पढ़ रहे हैं प्रश्न, आपको मौका मिल रहा है, आप आंसर उसी वक्त टाइप करेंगे। सफेद, लाल, नारंगी, काली। तो कहेंगे सर काली, है ना, इसलिए ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, आसान अंदाज में पढ़ भी लेंगे। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के रचनाकार है। पढ़े, आप सोचना शुरू कर दीजिएगा। प्रेमचंद कहिएगा सर प्रेम होता है कहाँ? तो कहिएगा सर प्रेम तो एक ही जगह आप बताए थे, और बताए थे आप ईदगाह, है ना। ईदगाह में प्रेम होता है, तो ईदगाह तो ये कहानी है ना। ये क्या है बाबू? तो कहिएगा ये ईदगाह कहानी है, और इसके लिखने वाले राइटर का नाम है प्रेमचंद। तो ये आसान अंदाज में आप समझ गए। और आगे बढ़ेंगे। हरिऔध, तो उपाध्याय हरिऔध, ये राम उनका हो जाएगा करमवीर, है ना। उपाध्याय सिंह हरिऔध, तो ये करमवीर हो जाएगा। इसका सारा कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर चलेंगे, ये करमवीर हो जाएगा। अगर हम बात करें बेडब बनारसी, तो कहिएगा चक्कर चल रहा है, चिकित्सा का चक्कर हो जाएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी, सभी लोग आंसर दे रहे हैं और राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। सवाल नंबर ये, बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? तो कहिएगा सर आप कितना बार लिख चुके थे कि बाल गोविंद भगत, और पढ़ाने के दौरान भी बताया कि 60 से ऊपर, और राइट आंसर ग हो जाएगा। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे? बचपन के दोस्त थे, साथ पढ़े थे, कबीर के आदर्शों पे चलते थे, पुजारी तो नहीं थे। और कहेंगे सर सभी लोग आंसर ग दे रहे हैं, कबीर के आदर्शों पर चलते थे। आगे की ओर बढ़ेंगे। बाल गोविंद भगत कहाँ आसन जमाए बैठते थे? तो आपको पता है कि बाल गोविंद भगत जो है आसन जो जमाए बैठते हैं वो आंगन में, है ना, आंगन में। और देखिए आंगन कहाँ है? तो आंसर ये रहा है ग, और जो सभी लोग लगा रहे हैं ग, उसका आंसर क्लियर है। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर ये, गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चिउक उठे ना, गाते थे। तो ये जाहिर सी बात है बाल गोविंद भगत गाते थे। कबीर कर्पूर ठाकुर के तो बात ही नहीं है, निराला और कबीर नहीं है। कबीर मत लगाइएगा, कबीर का गीत जो है गाते थे, लेकिन ये गाने की बात तो बाल गोविंद भगत। आगे की ओर बढ़ेंगे। कबीर को साहब मानने वाला पात्र बाल गोविंद भगत। हाँ, तो पहले में है बाल गोविंद भगत, तो सही हो जाएगा। सिरचन आगे पढ़ेंगे। खेमा हामिद तो पढ़ चुके हैं, एक बार जिक्र करेंगे कि हामिद के पास आप कितना पैसा? 3 पैसा पढ़े थे। और आपको याद है कि एक किरदार था जिसका नाम था महमूद, तो कहेंगे सर महमूद के पास भी हम पढ़े थे 12 पैसे। अगर हम बात करें एक किरदार था मोहसिन, है ना, मोहसिन, ताकि सारा चीज आपका क्लियर है। मोहसिन कहिएगा सर मोहसिन के पास 15 पैसे थे, है ना। हामिद जो है चिमटा लेता है, महमूद सिपाही, और मोहसिन क्या लेता है? भिश्ती। तो ये सारा चीज क्लियर होना चाहिए। आगे की ओर बढ़ेंगे। बाल गोविंद भगत की संगीत का साधना उत्कर्ष देखा गया जब उनकी जो है ना बेटे की मृत्यु हुई, बेटे की प्रदर्शन जाने पर, बेटे के जन्मदिन पर, बेटे की शादी पर। और सभी लोग आंसर दे रहे हैं बेटे की मृत्यु पर। क्लियर है?
हाँ, तो इस तरह से जब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के साथ ना, तो बाबू ऐसा होगा कि ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर ये है, बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे, और गंगा स्नान जो है कितना था बाबू, 30 कोस, है ना। तो ये आप लोग लिखे भी थे और राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बाल गोविंद भगत कितने बेटे थे, और एक बेटा था जो उसको बुद्धू, एक तरह से कम बुद्धि वाले थे, राइट आंसर 1 हो जाएगा। बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत क्या करने लगे, कीर्तन करने लगे, है ना। रोने नहीं, कीर्तन बल्कि गाने लगे। कुछ लोग लगाएंगे रोने। आप जो कहानी पढ़ेंगे, जो रेखा चित्र ये पढ़े, समझ गए हैं कि सर इसका आंसर कीर्तन करने लगे। आगे, बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे, नाटे, लंबे, मंझोले कद के, गोरे चिट्टे, 60 के ऊपर जो है ना थे, काली कंबली ओढ़ते थे। भगत का बेटा सुस्त था, है ना, यानी कम बुद्धि वाला। बाल गोविंद भगत लोग क्या कहते हैं, बाल गोविंद भगत को अधर्मी, साधु लोग समझते थे। साधु, ढोंगी, आलसू ये तो होगा नहीं, अधर्मी भी नहीं होगा, और राइट आंसर खा हो जाएगा। लेखक किसके गाने पर मुग्ध थे, तो लेखक भगत के गाने पर मुग्ध थे बाबू। भगत की पुत्र वधु कैसी थी, सुशील थी। आपको लगाए भी वहां ठीक थे, सुशील बहुत अच्छी थी पतोहू उनकी। क्लियर है। भगत ने गंगा स्नान के लिए कितने दूर की यात्रा पैदल की थी, कमेंट करेंगे। अभी हम इससे पहले लिख कर बताएं भी, और सभी लोग कहेंगे सर आंसर जो हो जाएगा वो 30 कोस हो जाएगा। भगत किसको अपना आदर्श मानते थे, तो आदर्श मानते थे, कहिएगा सर कबीर को अपना साहब मानते थे, और राइट आंसर हो जाएगा। बाल गोविंद भगत क्या थे, तो बाल गोविंद भगत जो बाबू गृहस्थ थे। साधु जैसा वेशभूषा उनका तो नहीं था, लेकिन कहते थे, लेकिन आप मानिएगा गृहस्थ, ठीक है। बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे, कबीर अर्थात साहब के गीतों को गाते थे। सभी लोग आंसर दे रहे हैं। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आग किससे दिलाई थी, पोते से नहीं, पत्ती पोती से नहीं, पतोहू से। तो राइट आंसर बाबू लगाएंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, और लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए कोई भी प्रश्न जो है ना बाबू, वो आपको जब समझिएगा, पाठ से जो रहेगा उसको आप पढ़िएगा। जो आप देखिएगा किताब में लिखा रहेगा आपको पाठ से, है ना, तो प्रश्न को आपको बनाना है। और देखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पाठ से है उसी को हम बताएंगे, बाकी आपको जो है प्रश्न इसके एक्स्ट्रा भी दे देंगे, आप पढ़ लीजिएगा उसको। देखिए जब भी कोई सवाल या प्रश्न रहे, तो उसको एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रश्न जो भी रहे, आप जो है ना हमेशा अपने जो है ना मन से आंसर लिखिएगा, है ना। जब समझ जाएंगे इस चैप्टर को, तो आप अपने से आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए जरा, बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी जो है ना उन्हें साधु क्यों कहा गया, तो आप अपने से नहीं लिख सकते हैं कि उनका वेशभूषा कैसा था, वो क्या करते थे, वही सब बातें लिखा गया है। तो जितना आप अपने दिमाग चलाएंगे, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बल्कि आंसर जो है ना खुद ब खुद लिखिएगा। तो बाल गोविंद भगत गृहस्थ रहते हुए भी साधु कहा जाता था, क्योंकि जो है ना उनका आचरण साधु जैसा था। वे कबीर पंथी थे, वे कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, जो पढ़ा है वही बात, तथा सबके साथ खराब व्यवहार रखते थे। किसी से दो टुक बात करना उनका जो है ना स्वभाव था। वे कबीर को आदर्शों पर अपना जीवन उतारते थे। वे आत्मा को जो है ना परमात्मा के अंश मानते थे। वे जो है खेत में पैदा करते थे, जो कबीर के मठ में जो है ना एक तरह से पहुंचा देते थे, और वहां उन्हें जो प्रसाद रूप मिलता उसे अपना और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, इन्हीं कारणों से इन्हें क्या कहा जाता है बाबू, उन्हें साधु कहा जाता है। तो आप आंसर देखिए, 2 नंबर देखिए, भगत अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त किया। तो जरा सोचिए कि जब बेटे का उसको देखा गया कि बेटे जब उनका मृत्यु हुआ, तो बाल गोविंद भगत जो है ना रोने की वजह कीर्तन करने लगे। तो जितना आप समझ के लिखिएगा, तो आपका बुद्धि दिमाग तेज होगा, ठीक ना। हाँ सर, मेरा 23 सही हुआ, बिल्कुल बेहतरीन बाबू, आपका अच्छा है, 23 सही हुआ है। तो ज्यादा कोशिश कीजिए कि पूरा सही हो, ठीक ना। भगत अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप ना करके शव के पास, शव मतलब कहते हैं जो बॉडी डेथ हो जाए लास्ट को, है ना, पास बैठकर भजन गाने लगे। उन्होंने अपनी पुत्र वधु को रोने के बदले क्या कहे, उत्सव मनाने के लिए कहे, सलाह दी। और उनका कहना था कि आत्मा जो है परमात्मा के पास चली गई, अर्थात गृहिणी जो है अपने प्रेमी से जा मिली। वे आत्मा को प्रेमिका तथा परमात्मा को प्रेमी मानते थे। देखिए ये शब्द को, आत्मा को प्रेमिका तथा परमात्मा को प्रेमी मानते थे, और कह रहे कि जा मिली। प्रेमी जो है और प्रेमिका का मिलन खुशी का अवसर होता है, अतः मृत्यु के खुशी का अवसर पैदा करती है। इस प्रकार भगत ने शरीर को नश्वरता तथा आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया। मतलब कह रहे हैं कि गृहिणी जो है जा मिली, प्रेमी जो है अपने प्रेमिका से मिल गई, तो मतलब इनका भाव ये था। क्लियर है। हाँ, अब आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 1 और 3 तक आपको बताएंगे, बाकी प्रश्न दे देंगे जो पार्ट से आगे था आपका। 3 ये जरूरी है, जो आप आराम से प्रैक्टिस करके रखिएगा, वो पढ़ लीजिएगा एक बार जाके, वो भी प्रश्न है तो आप बना सकेंगे। वो पार्ट से आगे है, तो पार्ट वाला जरूरी प्रश्न है। 3 पुत्र वधु द्वारा पुत्री के मुख्य अग्नि जो है ना दिलवाना भगत के व्यक्तित्व के किस विशेषता को दर्शाता है। जाहिर सी बात है, हिंदू धर्म में मुख्य अग्नि देना पुरुषों का कार्य होता है। हम बताए भी कि वो इस चीज को तोड़े, कहे कि नहीं ऐसा नहीं है, स्त्री भी दे सकती है। लेकिन बाल गोविंद भगत ने इस विचार को नहीं माना। उन्होंने अपनी पुत्र वधु से मुख्य अग्नि यानी आग दिलवाई, है ना। इससे यह स्पष्ट होता है कि वे रूढ़िवादी विचारों को, मतलब कट्टर विरोधी जो थे, वो इस सब को नहीं मानते थे। कहते कि जैसा चला आ रहा है, क्या मेरा पिताजी शराब पीते तो मैं भी शराब पीऊंगा, यही रूढ़िवाद है। पहले जो रूढ़िवाद था, जो लोग कहते कि ये है तो यही होगा, नहीं, ऐसा नहीं। जो सही है वो सही,
जो गलत है गलत। उनका जो है ना मानना था कि पुरुषों ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए कुछ ऐसा नियम जो है ना बनाए थे जिससे उनका आश्चर्य स्थापित रहे। स्त्री तथा पुरुष दोनों का समान जो है ना मानते थे, क्योंकि दोनों में एक ही तरह की आत्मा रहती है। जाहिर सी बात है, स्त्री में भी आत्मा पुरुष में भी आत्मा है ना, तो वो फर्क नहीं समझते थे। बाल गोविंद भगत के जो है ना आचरण से स्पष्ट होता कि वह स्वतंत्र तथा अक्खड़ जो है ना अक्खड़ स्वभाव के व्यक्ति के धनी थे। तो ये 3 प्रश्न आपको जरूरी था, बाकी प्रश्न आपके लिए दे दिए हैं, आप उसे एक बार रीडिंग मार लेंगे, पढ़ लेंगे, बाकी जरूरी नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इतना कम समय में आपको पढ़ा दिए पूरा सवाल जवाब के साथ, ठीक है। सर मेरा 2 गलत हुआ, मेरा पूरा सही हुआ। चलिए भाई बहुत अच्छा सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेरी नाइस क्लास। आप पढ़ाते हैं तो मजा आता है। उस्ताद जी मेरा पूरा सही हुआ, आसान क्वेश्चन था उस्ताद जी। अच्छा जी उस्ताद जी, आपको एक बात कह देते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी याद है तो उसको रिवीजन रखिएगा मेरी उस्ताद जी, है ना, तो ध्यान रखिएगा, आप उसको रिवीजन रखिएगा तब आपके लिए बेहतरीन रहेगा, है ना। हाँ विजय शर्मा एक डाउट है जी, पूछिए जो डाउट है आपका बताया जाएगा, ठीक ना। सर इसका नोट कब मिलेगा? बहुत जल्दी, तीनों चैप्टर का जल्दी ही नोट्स आपको चारों चैप्टर का अलग ही अपलोड करवा देते हैं, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक ना। यस सर बहुत अच्छा से समझ में आ गया, नाइस क्लास सर। सर मजा आ गया। चलिए भाई क्लियर है। तो चलिए ये आज का क्लास आप लोगों को उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। इसी तरह से रेगुलर क्लास करते रहिए और हम आपसे कहेंगे कि सवाल जवाब अपने कॉपी में एक अलग कॉपी बना लीजिए। उर्दू का एक अलग कॉपी, नॉन हिंदी का एक अलग कॉपी, मैथ का अलग, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबका एक एक कॉपी बनाइए और बहुत अच्छा से जो है ना एक तैयारी करिएगा तो बहुत अच्छा आपका मार्क्स आएगा और यकीनन आप टॉप कीजिएगा। जब अभी से आप पढ़ रही हैं और पढ़ रहे हैं तो इसका मकसद यही है कहीं ना कहीं कि आप बहुत अच्छा जो है ना मार्क्स लाने की जो है ना लगे हैं कि बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे, ठीक ना। क्लियर है। तो उम्मीद है कि सभी लोग समझ गए होंगे और ये क्लास जो है ना हाँ चलिए मिलते हैं बाबू अगली क्लास में और तब तक लिए अपना ध्यान रखिएगा और हंसते खेलते रहिए। और जो मैं कहना चाहता हूँ ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग सभी 3 आंसर इंपॉर्टेंट है तो इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो समझ कर लिखिएगा तो और बेहतर है। 3 प्रश्न आपके लिए ये पार्ट से था तो पार्ट वाला जरूरी है, बाकी सब हम प्रश्न आपको दे देंगे, एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगर किसी तरह किसी का डाउट होगा दिक्कत होगा तो डाउट सेशन सबसे अच्छा मौजूद है, आप वहाँ हमसे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं डाउट सेशन में कि सर हमको ये नहीं समझ में आया, आपको फिर से समझाने की कोशिश किया जाएगा, लेकिन आपको जो है ना एकदम राजी रखा जाएगा, किसी तरह कोई परेशानी हमारे तरफ से नहीं देंगे, ठीक ना बाबू आपको। तो चलिए मिलते हैं बाबू अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ डेली क्लास करते रहिए लाइव में और इसी तरह से अच्छा लगने वाला है। चलिए बाबू मिलते हैं आप अगली क्लास में।